नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत योगी आदित्यनाथ के एक्शन के साथ। कोरोना काल के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल सामने आई है। 10 साल की आयु से कम बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना काल के दौरान खो दिया है, ऐसे बच्चों को राजकीय बाल गृह में रखा जाएगा। उनकी केयर टेकर को अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए 4,000 प्रतिमाह भी दिए जाएंगे। मथुरा, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, रामपुर के बाल गृहों में ऐसे बच्चों की व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो वहीं अवयस्क बच्चियों की देखभाल और पढ़ाई के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में उनको रखा जाएगा। यूपी सरकार अनाथ बालिकाओं की शादी के लिए 1,01,000 रुपए की व्यवस्था भी करने जा रही है। शनिवार रात लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर हुई हाई लेवल बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक का हिस्सा थे। इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष के अलावा चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। इसके अलावा मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर सेवा कार्यों को धार देने की तैयारियां भी जो है पुख्ता हों, इस बात पर चर्चा की गई है। तो आपको बता दें कि सीएम आवास पर कल विस्तार से मीटिंग हुई है और ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में संजीव कपासिया जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर देर रात बैठक होती है और इस बैठक के अपने आप में बहुत सारे मायने, क्योंकि सीएम लगातार गांव के प्रधानों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगला टारगेट जिलाध्यक्ष। बिल्कुल, देखिए पूजा, देर शाम मुख्यमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश के सीएम, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और महामंत्री संगठन सुनील बंसल और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ लंबी बैठक हुई। इसका पूरी तरीके से फोकस जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव कराने को रहा, क्योंकि जिस तरीके से पंचायत चुनाव में भाजपा को अपेक्षित जीत नहीं मिली, भाजपा चाहती है कि पंचायत चुनावों के रिजल्ट में डैमेज कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर सेवा कार्य के अभियान को पूरी तरीके से धार देने पर चर्चा हुई। आज मुख्यमंत्री खुद महोबा और सीतापुर के 2 गांवों के लोगों से वर्चुअली संवाद करेंगे और यह सुनिश्चित करने का काम करें कि गांव को कैसे सैनिटाइज किया जाए, गांवों का कैसे विकास कराया जाए। इसके अलावा गांव के लोगों के जीवन में मूलभूत बदलाव किस आधार पर लाया जाए। हालांकि आज उत्तर प्रदेश भाजपा के सभी नेता, चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, पूरे गांव के लोगों से संवाद करने का काम करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि भाजपा इसको पूरी तरीके से महाअभियान के तौर पर लेगी और आज भाजपा के तमाम छोटे से बड़े नेता उत्तर प्रदेश के लोगों से संवाद करने का काम करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने डैमेज कंट्रोल करने की जो मुहिम पिछले 1 महीने से छेड़ी है, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। पूजा, बिल्कुल, मुख्यमंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, पहली बार किसी सूबे में ऐसा हो रहा है कि जब जनप्रतिनिधि पूरे के पूरे गांव को संबोधित करने जा रहे हैं। संजीव, बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से योगी सरकार का फोकस गांवों पर है। पूजा, और मुख्यमंत्री योगी बखूबी जानते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश के गांवों की नाराजगी को दूर किया जा सकता है तो 2022 के विधानसभा चुनावों का रास्ता साफ हो जाएगा। जिस तरीके के परिणाम गांवों से सामने आए थे, उससे कहीं ना कहीं भाजपा में चिंता थी और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी का पूरा फोकस गांवों को लेकर है। आज उन्होंने अपने पूरे सिपा सलार, जो उत्तर प्रदेश के छोटे से बड़े कार्यकर्ता हैं, उनको गांव में झोंक दिया है। पूरी तरीके से गांवों से संवाद करने का काम किया जाएगा, गांव के लोगों की नाराजगी कम करने का काम किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना ने गांव में तांडव मचाया था, तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी कोरोना से मौत हुई, ऐसे तमाम लोग हैं जो सरकारी आंकड़ों में नहीं है, उनकी कोरोना से मौत हो चुकी है। कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी को कम करने का काम किया जाएगा और गांव का विकास मूलभूत एजेंडे में होगा। पूजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक करी। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि निजी अस्पताल मरीजों से उपचार का निर्धारित शुल्क ही ले। मरीजों का शोषण करने वाले निजी अस्पतालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।
ऐसे अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जाए और रिकवरी की कार्रवाई भी होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवा की जरूरत होने पर उपलब्धता सुनिश्चित रहनी ही चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकारियों की ओर से बताया गया कि सांसद और विधायक सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों से एक एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोद लिए जाने का अनुरोध किया गया है। तो सीएम लगातार सूबे में गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए टीम 9 के साथ बैठक करते हैं और ये बैठक डेली ही होती है, यानी कि जो शेड्यूल होता है वो शेड्यूल रहेगा, उस शेड्यूल में कोई भी फेरबदल नहीं होता। लेकिन टीम 9 के साथ बैठक बेहद जरूरी है और ये टीम 9 कौन है ये समझिए। कोविड-19 के प्रबंधन के लिए टीम 9 विशेष तौर पर गठित की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 1 जून से सभी 75 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, वैक्सीनेशन होगा। इसी क्रम में आज से वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल खुल गए हैं। इसके माध्यम से आपको बता दें कि स्लॉट बुकिंग की सुविधा तमाम जो लोग हैं जो वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं या जो एलिजिबल हैं वो जो है स्लॉट बुक करा सकते हैं। पोर्टल पर आप वैक्सीनेशन के लिए समय, तारीख, अस्पताल का चयन भी कर सकेंगे। आपको बता दें योगी सरकार ने मिशन जून के तहत वैक्सीन की 1 करोड़ डोज लगाए जाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों के अलावा कार्यालयों में भी टीकाकरण केंद्र बनाए जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी लखनऊ से अनूप हमारे साथ में जुड़े हैं और सुभाष सीएम सिटी गोरखपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करेंगे राजधानी लखनऊ का। क्या हाल है अनूप, राजधानी लखनऊ के जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती रही हैं, कोविन ऐप में जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है तो एप्लीकेशन बैठ जाता है, तो क्या आज भी ऐसा ही देखने को मिला? देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश में कोरोना के बादल छट चुके हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे में उत्तर प्रदेश को सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द कम समय में ज्यादा टीकाकरण हो सके। इसी प्रकार से कोविन ऐप की बात करें या फिर आरोग्य सेतु की बात करें या फिर ई सुविधा पर भी ये सुविधा दी गई है कि कोई भी व्यक्ति वहां पर जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। यानी जिस तरीके से पहले से शिकायतें मिली थी कोविन ऐप को, जिस तरीके से बैठ जा रही थी रजिस्ट्रेशन को लेकर, अब सुविधाएं खोल दी गई है। और दूसरा सबसे बड़ा पूजा बात है कि अब कोई भी व्यक्ति उस पे वैक्सीनेशन सेंटर पर जा करके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और वैक्सीन लगवा सकता है। कोशिश सरकार की है इस महाअभियान में पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में वैक्सीन सेंटर एक साथ चालू किए जाएं और साथ ही साथ जो राज्य कर्मचारी हैं या फिर मीडिया कर्मी के संस्थान के लोग हैं या फिर जो जजेस जुडिशियल से जुड़े लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है कि उनकी जो बूथ हैं अलग बनाए जाए ताकि वो उनको दिक्कत न हो, भीड़ भाड़ न हो। लेकिन पूजा, इतनी सुविधाओं के साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश जिस तरीके से पिछले बार देखा गया है कि वैक्सीनेशन में भीड़ लग जाती है, वहां पर मेला लग जाता है, कोरोना कायदे कानून का पालन नहीं हो पाता है, तो इसको भी कहीं न कहीं लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, अपनी बारी बारी से जाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने एक महाअभियान छेड़ा है कि आज तीसरी लहर से पहले लोगों को सुरक्षित किया जाए और इस महाअभियान के तहत सभी को वैक्सीन लग सके। पूजा, बिल्कुल, वैक्सीन सभी को मिलनी चाहिए और बेहद जरूरी भी है कि इसके लिए व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो। गोरखपुर का रुख करते हैं। गोरखपुर से सुभाष हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सुभाष, कोविन एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। गोरखपुर की हम बात करते हैं तो मिला जुला असर इस क्षेत्र में है, नगरीय प्रभाव भी है, शहरी प्रभाव भी है, माफ कीजिएगा, और ग्रामीण अंचल भी आता है। कोविन एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन कितना संभव हो पा रहा है लोगों के लिए? जी पूजा, आपको बता दें कि जब से शुरू हुआ है 18+ का, तब से ही गोरखपुर को जो है चिन्हित किया गया और शुरू से ही इसमें जो है गोरखपुर जिला इसमें शामिल कर दिया गया। आपको बता दें कि लगभग 8 लाख लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जिसमें 3.5 लाख लोगों को जो है वैक्सीनेशन हो चुका है। हालांकि जो 18+ के युवा है वो काफी उत्साहित है। 2 दिन बारिश हुई है, उसके बाद कल जो है फिर वो लंबी लाइन में लग गए हैं। कहीं ना कहीं देखिए अव्यवस्था यहाँ पे है। अव्यवस्था इसलिए है कि लोग जो इतने उत्साहित हैं कि जो गाइडलाइन है 2 गज की दूरी और मास्क का जरूरी, उसका भी पालन नहीं हो पा रहा है। लोग सटे खड़े रह रहे हैं, जहाँ हालांकि पूरी तरीके से जिला प्रशासन सतर्क है, लोगों को समझा रही है। और जहाँ तक पोर्टल की बात है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन इस तरीके से लोगों के नंबर आ रहे हैं, बड़े मुश्किल से ही नंबर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो चूंकि इतने बृहद स्तर पे
वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की गई है। कहीं ना कहीं तो दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन जिस तरीके से युवा उत्साहित हैं और जिस तरीके से सरकार इसको लेके गंभीर है, तो इसको जो है कहीं ना कहीं जो है ये अच्छी व्यवस्था है और लोग इसको जो है आगे बढ़ रहे हैं इसमें। जी पूजा। ठीक है, जो तमाम लूप होल्स का जिक्र आपने किया है सुभाष, वो काफी अहम पॉइंट्स हैं जिनका जिक्र आपने किया। आपने पर्टिकुलर डेटा भी बताया और साथ में ये भी बताया कि कितने लूप होल्स आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप दोनों का ही अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो लखनऊ और गोरखपुर का हाल आपने जाना। कोविन एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और दूसरी मुसीबत का जिक्र करते हैं, और ये दूसरी मुसीबत है जहरीला तत्व। जी हाँ, अलीगढ़ में शुक्रवार को जहरीली देशी शराब से 5 और लोगों की मौत हो गई। इससे मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आंकड़ा 50 के करीब बताया जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन 25 लोगों की ही मृत्यु की पुष्टि कर रहा है। हालांकि इन मौतों के अलावा 4 अन्य लोगों की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जिनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया और सीधे अंतिम संस्कार हो गया है। मृतक के परिजनों का दावा है कि जहरीली शराब पीने की वजह से इन 4 लोगों की भी मौत हुई है। तो वहीं सबसे ज्यादा मौतों वाले लोधा क्षेत्र के थाना प्रभारी अभय कुमार शर्मा को एसएसपी ने निलंबित तक कर दिया। पूरे प्रकरण की जांच एसपी क्राइम राजेश श्रीवास्तव को सौंपी गई है। इसके अलावा 50,000 के इनामी शराब माफिया ऋषि शर्मा की पत्नी जिला पंचायत सदस्य रेणु शर्मा और भाई कपिल शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये भी बताएंगे कि अलीगढ़ के गांव करसुआ अंडला में जहरीली शराब से शुक्रवार सुबह एक एक करके मौतों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद मौत का ये सिलसिला अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण अब तेजी से घट रहा है। शनिवार को प्रदेश में 61 जिले ऐसे रहे जहां पर कोरोना के 50 से कम मरीज सामने आए हैं। इनमें 18 जिले ऐसे रहे जहां पर 10 से कम मरीज मिले। सिर्फ 4 जिले लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में 100 से ऊपर मरीज मिले हैं कोरोना के। तो वहीं 49 दिन बाद सक्रिय केसेस भी घटकर 50,000 के नीचे पहुंच गए हैं। अब 46,201 मरीज ऐसे हैं जो कि एक्टिव केसेस में जिनको काउंट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 2,287 रही है। ये नए मरीजों की संख्या है, जबकि 157 लोग ऐसे जिन्होंने कोरोना से वो जंग हार गए हैं और इनकी मौत हो गई है। अब पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 0.6% ये पॉजिटिविटी रेट रह गया है, यानी कि 1% भी नहीं रह गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है। ऐसे में सरकार ने अब आंशिक कर्फ्यू से प्रदेशवासियों को राहत देने का फैसला किया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोर टीम की बैठक होगी, इस पर सहमति बनी है। कोरोना केसेस में आई कमी की वजह से 1 मई से प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू में 1 जून से यानी कि पूरे 1 महीने बाद आंशिक ढील दी जानी है, लेकिन इस दौरान ज्यादा एक्टिव केसेस वाले जिलों में राहत नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सभी जगह 33% उपस्थिति के साथ सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खोले जा सकेंगे। इसके अलावा प्रदेश में नाइट कर्फ्यू यथावत रहने वाला है, लागू रहेगा। इसमें रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक तमाम पाबंदियां जारी रहेंगी। बाजारों को एक साथ खोलने की बजाय इस तरीके से खोलने की योजना है कि एकदम से भीड़ इकट्ठी ना हो। सूबे के 56 लाख छात्रों के लिए मौजूदा समय को देखते हुए अहम निर्णय लिया गया। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया कि यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की साल 2021 की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा निरस्त कर दी गई है। तो परिस्थितियां अनुकूल होने पर वर्ष 2021 की कक्षा 12 की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जुलाई महीने के सेकेंड वीक यानी कि दूसरे हफ्ते में प्रस्तावित हो सकती हैं। इंटर की परीक्षा में अवधि को 1.5 घंटा ही रखा गया है। साथ ही इस दौरान जो तमाम बोर्ड के स्कूल हैं कक्षा 6 से लेकर 11 तक के 6, 7, 8, 9 और 11 के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। इस बात का निर्णय लिया गया है। और आपको बता दें कि ये जो 1.5 घंटे का टाइम स्लॉट रखा गया है 12th के बच्चों के लिए, वो सिर्फ 1.5 घंटे का होगा और उसमें सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर छात्रों को देने होंगे।
हाई स्कूल के जो विद्यार्थी होंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के, उन विद्यार्थियों, उन छात्रों को भी प्रमोट करने का निर्णय और हाई स्कूल की जो वर्ष 2021 की परीक्षा है उसे निरस्त करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक में लिया गया। अमेठी में इस समय सेवा की सियासत चल रही है। गांधी परिवार कोरोना महामारी में लोगों को बचाने के लिए लगातार राहत सामग्री और दवाएं भेज रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर, सैनिटाइजर के बाद अब राहुल गांधी की पहल पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 10,000 दवाओं की किट अमेठी में भेजी है। 5 प्रकार की इन दवाओं की किट पर सेवा सत्याग्रह लिखा हुआ है। साथ ही कोरोना से बचाव और घर पर इलाज देखभाल के लिए आसान उपाय का एक पर्चा भी है, जिसमें तमाम एहतियात लिखे हुए हैं। इस सभी पर्ची को प्रियंका गांधी के नाम वाले एक लिफाफे में रखा गया है। कोरोना की सहायता के लिए कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस कोविड केयर अमेठी नाम का एक ग्रुप भी बना रखा है। इस ग्रुप के माध्यम से लोगों की आवश्यकता के हिसाब से उन तक सहायता पहुंचाई जा रही है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर अमेठी में सियासत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। कोरोना काल में एक बार फिर एक सवाल सबके जहन में आता है। सवाल ये कि क्या जो चुनाव कोरोना के तमाम हालातों को दरकिनार करते हुए कराए गए वो उचित थे? अगर थे तो क्या जनता चाहती थी? एक सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं जो बहुत कुछ कह रहे हैं इस विषय में। देखिए, कोरोना वायरस की पहली लहर के बाद चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न कराया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 5 अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला लिया। लेकिन वोटिंग के दौरान कोरोना की दूसरी लहर ने देश में जमकर तबाही मचाई। आलम ये था कि देश में हर दिन कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड बना रहे थे, पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम में नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो का आयोजन होता रहा। रैलियों में लोगों का हुजूम उमड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनावी साल से ठीक पहले पंचायती चुनाव कराए गए। इसे विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। इसके नतीजों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने जी जान लगा दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ये चुनाव संपन्न कराए गए। पंचायत चुनाव के बाद कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने यूपी में भी जमकर तबाही मचाई। शहर के अलावा इस बार गांवों में भी हालात बद से बदतर हो चले। हालांकि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनावों को टालने की मांग लगातार इस दौरान उठती रही, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये कि आखिरकार कितने प्रतिशत लोग पंचायत चुनाव कराए जाने पर सहमत हैं और कितने असहमत। सी वोटर का सर्वे कहता है कि शहरी आबादी का 62% हिस्सा चाहता था कि चुनावों को टाल दिया जाए, जबकि ये आंकड़ा ग्रामीणों में 60% का रहा। जबकि शहरी आबादी के महज 27% लोगों का मानना था कि चुनाव कराए जाने चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में ये संख्या 28% थी। सर्वे के आंकड़ों से ये साफ है कि बड़ी संख्या में जनता चुनाव टालने की पक्षधर रही थी। इन आंकड़ों के मायने ये हैं कि विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव सरकार को भारी पड़े। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जनता की मर्जी के खिलाफ कराए गए इस पंचायत चुनाव का परिणाम आज हमें शमशान घाट पर जलती चिताओं और नदियों में बहती लाशों के तौर पर देखने को मिला, क्योंकि कोरोना काल ने जो मंजर इस बार दिखाया वो मंजर सोच से परे था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं उत्तर प्रदेश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के इरादे से कानपुर में अपना ठिकाना बनाने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी के 2 साथी बेनकाब हुए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को उनके हिजबुल के आतंकियों को ठिकाना समेत अन्य मदद मुहैया कराने के सबूत मिले हैं। एनआईए ने आरोपित को जम्मू कश्मीर निवासी निसार अहमद शेख और निशाद अहमद बट के खिलाफ लखनऊ स्थित एनआईए की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। आपको बता दें कि
एनआईए ने इससे पहले 11 मार्च 2019 को फरार चल रहे आरोपी ओसामा बिन जावेद के विरुद्ध पहल करते हुए आरोप पत्र दाखिल किया था। हिजबुल मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य ओसामा बिन जावेद 28 सितंबर 2019 को कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया था। एनआईए कानपुर समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में आतंकी साजिश के इस मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है। तो बुलेटिन में वक्त फाइनल ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।